मुंबई में जल उठी चलती कार और मच गया हाहाकार। कार में भीषण आग की ये तस्वीरें मुंबई से सटे ठाणे की है, जहां बीती रात ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर अचानक एक कार में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसने देखते ही देखते पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि समय रहते कार सवार कार से कूद गया, नहीं तो वो हादसे का शिकार हो जाता। बाद में फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस भीषण आग से कार जलकर खाक हो गई। दुनिया भर में कश्मीर मुद्दे पर मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। चारों खाने चित आतंकिस्तान के आका जहां भी जाते हैं कश्मीर का राग अलापना शुरू कर देते हैं। दावोस में इमरान खान गए तो थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने, लेकिन मौका मिलते कश्मीर का झुंझुना बजाना नहीं भूले और एक बार फिर कंगालिस्तान के वजीर आलम कश्मीर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाने लगे। For us in Pakistan, it's a big issue, and of course, we always hope that the U.S. would play its part in resolving it, because no other country can. दरअसल स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सम्मेलन चल रहा है, जहां कई देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए। यहां इमरान ने सम्मेलन से अलग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात और मौका मिलते कश्मीर का रोना रोने लगा, जिसके जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ लहजों में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गोल मोल जवाब देकर इमरान को पुचकारा और कहा कि अमेरिका कश्मीर मामले पर नजर बनाए हुए। We're talking about Kashmir and the relation to what's going on with Pakistan and India, and if we can help, we certainly will be helping. We've been watching that and following it very, very closely. देश में नागरिकता कानून को लेकर जारी बवाल के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन इससे पहले बीती रात सुप्रीम कोर्ट के बाहर कुछ महिलाएं सीएए के विरोध में धरना प्रदर्शन करने पहुंची। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान वहां मौजूद महिलाओं को पुलिस ने काफी समझाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस के मना करने के बावजूद महिलाएं डटी रही और काफी देर तक समझाने के बाद महिलाएं वहां से हटने को तैयार हुई। देश में नागरिकता कानून के खिलाफ और समर्थन में 143 याचिकाएं दायर हुई हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर साफ साफ कहा कि कानून वापस नहीं होगा। लखनऊ में घंटाघर पर सीएए विरोधी प्रदर्शन और उसके खिलाफ होने वाली कार्रवाई दोनों चर्चा में रही। पहले यूपी पुलिस पर आरोप लगा कि धरना प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए कंबल छीन लिए गए और अब एफआईआर दर्ज कर लोगों को डराने का आरोप लग रहा है। पुलिस ने घंटाघर धरने को लेकर ठाकुरगंज थाने में 3 एफआईआर दर्ज की। इसमें 19 नामजद लोगों समेत 160 लोगों पर केस दर्ज किया गया और इसी में से एक एफआईआर में मुनव्वर राणा की बेटियां सुमैया और फौजिया का भी नाम शामिल है। पुलिस का कहना है कि इन महिलाओं ने धारा 144 का उल्लंघन भी किया और पुलिस वालों से झड़प भी की। जिस दिन से धरना शुरू हुआ था तब धारा 44 नहीं लगी हुई थी, उसके बाद इन्होंने धारा 44 लगाई, तो पहली चीज तो हमने कोई उल्लंघन नहीं किया है उसका। पुलिस के केस दर्ज करने के बावजूद धरना खत्म नहीं हुआ, लेकिन पुलिस की तैयारी पूरी है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उसी लखनऊ में जाकर ऐलान कर दिया कि कानून वापस नहीं होगा। ये मेरे सिख भाई, हिंदू भाई, बौद्ध भाई जो वहाँ से भाग कर आए, उनको नागरिकता देने का एक कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। और मैं आज लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। शाहीन बाग और दूसरी जगहों पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट बच्चे भी दिख रहे हैं। ये बच्चे अपने परिजनों के सुर में सुर मिलाकर सीएए के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शन में बच्चे हाथों में पोस्टर लिए पेरेंट्स के साथ नजर आए। प्रदर्शन में ये मासूम नारेबाजी कर रहे लोगों का जुबानी साथ दे रहे हैं। वो अलग बात है, खुद इन बच्चों को भी इनकी नारेबाजी के मायने नहीं पता। हम क्या चाहते? आजादी। जोर से बोलो। आजादी। एमपीआर से आजादी चाहिए। किससे आजादी चाहिए? एमपी और एनआरसी। ये क्या होता है? ये होता क्या बेटा? वो तो मुझे नहीं मालूम। धरना प्रदर्शन में बच्चों की मौजूदगी पर अब बाल संरक्षण आयोग ने गहरी चिंता जाहिर की। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने बच्चों का बचपन बर्बाद होता देख संज्ञान लिया है। आयोग ने प्रशासन से ऐसे बच्चों की पहचान कर काउंसलिंग करने का निर्देश दिया है।
राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन प्रियांक कानूनगो ने दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जिलाधिकारी को लिखे पत्र में कहा, हो सकता है कि प्रदर्शन स्थल पर मौजूद बच्चों को अफवाह और गलत जानकारी की वजह से मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा हो। हमें जानकारी मिली कि बच्चों को इस बात के लिए मजबूर किया जाता है। इन बच्चों की पहचान की जाए और उनकी काउंसलिंग की जाए। ये तस्वीरें नेपाल की राजधानी काठमांडू से सामने आई, जहां पर पोखरा घूमने गए केरल के 15 पर्यटकों में से 8 पर्यटक मंगलवार सुबह दमन के एवरेस्ट पैनोरमा रिजॉर्ट बेहोश में। जानकारी के मुताबिक सर्दी के कारण उन लोगों ने रूम हीटर चलाने के साथ ही खिड़की और दरवाजे अंदर से बंद कर लिए थे, जिसके नतीजे में रूम के अंदर हवा आने जाने का रास्ता रुक गया। इस घटना के सामने आने के बाद आनन फानन उन्हें एयरलिफ्ट कर राजधानी काठमांडू स्थित HMS अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि मरने वालों में 4 नाबालिग भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक केरल के ये सभी सैलानी अपनी यात्रा पूरी कर वापस घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। रिजॉर्ट मैनेजमेंट की माने तो ये पर्यटक पोखरा से कल मंगलवार लगभग 9:30 पर रिजॉर्ट में पहुंचे थे, जहां वे कमरे में रुके थे और कमरे को गर्म करने के लिए गैस हीटर चालू किया गया था। हालांकि उन्होंने कुल 4 कमरे बुक किए थे। उनमें से 8 एक कमरे में रुके थे और बाकी लोग दूसरे कमरों। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नामांकन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। सोमवार को रोड शो में देरी की वजह से वो पर्चा नहीं भर पाए थे, तो मंगलवार को नामांकन भरने का आखिरी दिन था। लिहाजा बड़ी संख्या में दूसरे उम्मीदवार भी नामांकन करने पहुंचे, जिससे केजरीवाल को 45वें नंबर का टोकन मिला और करीब 7 घंटे बाद उन्हें नामांकन भरने का मौका मिला। इन सारी पार्टियों का एक ही मकसद है कि किस तरह से केजरीवाल को हराया जाए, और मेरा एक ही मकसद है कि किस तरह से भ्रष्टाचार को हराया जाए और दिल्ली को आगे बढ़ाया जाए। बता दें कि केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने उनके सामने सुनील यादव को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने रमेश सब्बरवाल को केजरीवाल के खिलाफ टिकट दिया है। दिल्ली में बीजेपी करीब 22 सालों से सत्ता से दूर है। साल 1998 में मिली हार से पार्टी अब तक उबर नहीं सकी और इस बार भी उसके लिए दिल्ली का किला फतेह करना इतना आसान नहीं लगता। लिहाजा दिल्ली में पिछले 5 साल से सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए बीजेपी ने नया प्लान तैयार किया है। दिल्ली चुनाव की खातिर रणनीति तय करने के लिए बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग दिल्ली प्रदेश बीजेपी दफ्तर में। इस बैठक की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि देर रात तक चली इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, पार्टी के दिल्ली प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर और दिल्ली के सभी बीजेपी सांसदों ने भाग लिया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने देश बदला है, दिल्ली बदलेंगे और फ्री पानी नहीं साफ पानी चाहिए का नया नारा दिया है। देर रात तक चली बैठक में आम आदमी पार्टी के फ्री मॉडल की काट के लिए गहन विचार विमर्श हुआ। पार्टी को फ्री बिजली और पानी जैसे मुद्दों से निपटने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक लोगों को बताया जाएगा कि आम आदमी पार्टी चुनाव के बाद 200 यूनिट फ्री बिजली नहीं देगी, इसलिए लोगों को बीजेपी पर भरोसा करना चाहिए। केंद्र सरकार की सस्ती LED बल्ब योजना का प्रचार प्रसार होगा। यूपी के शामली से झकझोर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ एक शख्स एक भिखारी को बुरी तरह पीट रहा है। घटना शामली के थाना भवन इलाके की है। बताया जा रहा है कि भिखारी के भीख मांगने से नाराज होने पर इस शख्स को इतना गुस्सा आया कि वो भिखारी को बेरहमी से पीटने लगा। इस दौरान वहाँ मौजूद लोग काफी देर तक तमाशबीन बने रहे। काफी देर के बाद एक शख्स ने बीच बचाव किया और भिखारी को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मथुरा में सरेआम फायरिंग से हड़कंप मच गया। मथुरा के राय कोतवाली इलाके में बदमाशों ने एक सराफा व्यापारी को गोली मार दी और उनके पास से लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि सराफा व्यापारी अपनी दुकान बंद कर वापस लौट रहे थे, तभी बाइक से आए 3 अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी और गहनों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। वहीं गंभीर रूप से घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक में जाते हुए बदमाशों की तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हुई हैं, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। श्रद्धा, सब्र और सबका मालिक एक का मंत्र देने वाले फकीर को पहले लोगों ने भगवान बना दिया और अब उसी भगवान के नाम पर कोहराम शुरू हो गया है।
ये तस्वीरें पाथरी गांव के उसी साईं मंदिर की है जिस गांव में साईं के जन्म होने की मान्यता है। यहाँ हर दल के जनप्रतिनिधियों ने एकता दिखाकर सरकार और शिरडी वालों को बता दिया कि वो झुकने वाले नहीं, क्योंकि उद्धव सरकार ने इसी पाथरी के विकास का ऐलान किया तो शिरडी वालों ने घोर विरोध कर दिया। आखिरकार उद्धव ठाकरे ने विकास योजना में से साईं की जन्मभूमि शब्द हटाने का भरोसा दिया था। अब पाथरी वाले कह रहे हैं कि समिति बनाकर जांच कराएं कि जन्मभूमि कहां है। दरअसल जब से महाराष्ट्र सरकार ने पाथरी के विकास का ऐलान किया तब से वहां के साईं मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। साईं की जन्मभूमि के दर्शन के लिए लोग उमड़ने लगे हैं। अब ऐसे में शिरडी ट्रस्ट को अपनी कमाई घटने की फिक्र सताने लगी है। मुंबई में शर्मनाक वारदात, महिला से गैंगरेप के बाद मचा हड़कंप। आरोपों के मुताबिक महिला ट्रेन पकड़ने के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान रास्ते में 4 आरोपियों ने उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि टॉयलेट के लिए झाड़ियों की तरफ गई महिला के साथ आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपियों ने उसके पैसे और गहनों को भी लूट लिया। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों को मौके पर ही धर दबोचा, जबकि 2 फरार आरोपियों पर कुछ समय बाद ही पुलिस ने शिकंजा कस दिया। पीड़ित महिला के साथ गैंगरेप की शर्मनाक वारदात में शामिल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जयपुर में लगे ये सीसीटीवी कैमरे वैसे तो अपराध रोकने के लिए लगाए गए थे। शहर की प्रमुख सड़कों पर करोड़ों रुपए खर्च कर इन सीसीटीवी कैमरों को लगाया गया था, लेकिन रखरखाव के अभाव में इनमें से कई कैमरों ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसे में जरा सोचिए कि पुलिस अपराध पर लगाम कैसे लगाएगी। खराब सीसीटीवी कैमरों की वजह से जयपुर में अपराधियों पर लगाम लगाने के पुलिस के मंसूबे फेल होते नजर आ रहे हैं। इन सीसीटीवी कैमरे की खराबी के पीछे मेंटेनेंस में लापरवाही से लेकर बजट की कमी तक की बात सामने आ रही है। आगे वो ना हो उसकी दुरुस्ती अब की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि यथासंभव जो ब्रेकडाउन है टेक्नोलॉजी का वो मिनिमल हो और जो हो तो इमीडिएटली अटेंड हो जाए। बताया जा रहा है कि शहर भर में लगे सीसीटीवी कैमरों की देखभाल के लिए कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है, लेकिन प्रशासन के तमाम दावों के बाद भी 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हुए हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आरपीएफ ने ई-टिकट करने का धंधा करने वाले एक ऐसे रैकेट का खुलासा किया है जिसका संचालन दुबई से होता था। इस रैकेट पर मनी लॉन्ड्रिंग करने का भी आरोप है। कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियों से भी इस रैकेट के संबंध होने की बात कही जा रही है। ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग है जो रेलवे के टिकटिंग से जो है वो लार्ज स्केल पैसा जो है वो जनरेट करता है और उस पैसे को जो है वो नंबर 1 करने के लिए उसकी लॉन्ड्रिंग करता है। बताया जा रहा है कि प्रत्यक्ष तौर पर ई टिकटिंग का धंधा करने वाला ये गिरोह इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के काम से भी जुड़ा हुआ था। मामले में गुलाम मुस्तफा नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 12 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गुलाम मुस्तफा के पास से IRCTC के 563 पर्सनल ID मिले हैं। इसके अलावा SBI के 2400 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 600 शाखाओं में उसके बैंक खाते हैं। रैकेट का मास्टरमाइंड हामिद अशरफ नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है जो दुबई से ही इस रैकेट का संचालन करता है। स्पेन में तूफान ग्लोरिया ने जमकर कहर बरपाया है। तूफान ग्लोरिया के असर से स्पेन में कहीं तेज हवाएं चल रही हैं तो कहीं सैलाब और बर्फबारी मुसीबत बढ़ा रहा है। स्पेन में करीब 9 राज्यों में इतनी बर्फबारी हुई है कि सड़क और पेड़ पौधे सब सफेद हो गए हैं। बार्सिलोना में हर तरफ बर्फ का कब्जा है। भारी बर्फबारी से तापमान में अचानक कमी आ गई है और जरूरी सेवाओं की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। वहीं कैटेलोनिया में समंदर का पानी झाग की शक्ल में शहर में घुस गया। शहर की सड़कों में झाग की शक्ल में आए सैलाब से हड़कंप मच गया। वेलेंसिया में तूफान के कहर से सैकड़ों मछलियों की जान भी चली गई। वहीं तूफान के असर से स्पेन में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है। रूस ने सीरिया में फिर तबाही मचाई है। विद्रोही गुट के कब्जे वाले सीरिया पर रूस ने हवाई हमला कर दिया है जिसमें 18 लोगों की मौत की खबर है। सीरिया के अलेप्पो और इडलिब में रूस के हमलों से हड़कंप मच गया। हवाई हमले के बाद हर तरफ आग की लपटें और तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। इस हमले में बड़ी संख्या में लोग घायल भी हो गए। बताया जा रहा है कि सीरिया में हिंसा और खूनी संघर्ष रोकने के लिए रूस और टर्की ने पिछले दिनों संघर्ष विराम का ऐलान किया था, लेकिन 2 हफ्ते भी इसका पालन नहीं हो पाया। 5 दिन के अंदर रूस ने सीरिया पर 3 बार एयर स्ट्राइक कर दिया। बर्फबारी में सरहद की निगहबानी सबसे बड़ा चैलेंज बनकर सामने आता है, क्योंकि आसमान से बरस रही आफत से लड़ना आसान नहीं होता। इसके बावजूद इन दिनों आतंकी घुसपैठ में कमी बताई जा रही है।
जानकारों के मुताबिक घुसपैठ में कमी हो सकती है, लेकिन बंद नहीं होती। बर्फबारी में एलओसी पर लगी फेंस ढक जाती हैं, जिससे घुसपैठ के पारंपरिक रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन साथ ही मौसम कई नए रास्ते भी बनाता है। बर्फ के साथ नए रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन जब वो नए रास्ते खुल जाते हैं हमको भी मालूम है कि वो नए रास्ते कौन हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि इस बार बर्फ गिरा तो एक नया रास्ता, अगर अगली बार गिरेगा वो नया रास्ता कोई और हो जाएगा। रास्ते वही रहते हैं। जानकारों के मुताबिक आसमान से बरसती आफत सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि सियाचिन, करगिल, लेह और द्रास से लेकर कश्मीर घाटी तक बॉर्डर से लगा इलाका कड़कड़ाती ठंड से कराह रहा है। बर्फबारी और जानलेवा एवलांच जवानों की मुसीबत बढ़ा रहा है, लिहाजा इस मौसम में सरहद की निगरानी करना कठिन चुनौती है। बर्फबारी के दिनों में आर्म्स मेंटेनेंस में समस्या होती है। ठंड की वजह से एम्यूनेशन भी जम जाता है, बंकर में रहना मुश्किल हो जाता है। ताज़ा बर्फबारी न हो तो पानी की समस्या भी हो जाती है। हमेशा हादसों का खतरा बना रहता है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी और कोहरे का डबल अटैक जारी है। कोहरे के चलते राजधानी के कई इलाकों में विजिबिलिटी 300 मीटर से भी कम है। कोहरे की वजह से सुबह निकलने वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिन में भी गाड़ियों की लाइट जलाकर निकलना पड़ रहा है। दर्जनों फ्लाइट और ट्रेनों पर भी घने कोहरे का असर पड़ा है। कोहरे के साथ सर्दी का सितम भी जारी है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान जताया है। इससे यहाँ कड़ाके की ठंड जारी रहने की संभावना है।